आपको सीरीज में बोलना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। इंटेंजिबल, इंटीग्रेटिंग फोर्स, रिजल्ट ओरिएंटेड, दोनों को बोलो, डायनामिक, फ्लेक्सिबल। हो गया। इसके बाद नो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग अभी बाहर से आए हैं, ठीक है ना। आप लोग जो आए हैं, अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो बैठ लो, अगर नहीं पढ़ने का इरादा है तो फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। आई एम ओके विद 2 स्टूडेंट सिटिंग हियर इन दिस क्लास इफ दे आर सिटिंग हियर विद द इंटेंशन ऑफ स्टडी, ठीक है ना। बातचीत करने आए हैं, बकवास करने के लिए आए हैं, सीधा बाहर चले जाइए। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, ओके, नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। कोई भी जा सकता है, यू पीपल कैन गो, गर्ल्स कैन गो, बॉयज कैन गो, एनीबॉडी कैन गो। अटेंडेंस मार्क करवाना है, बोल देना, मार्क कर दीजिए, ठीक है। चलो लिखो किनको किनको अपना अटेंडेंस मार्क कराने के लिए बैठे हैं, बाकी किसी कोई चीज से कंसर्न नहीं है। अटेंडेंस लिख के दो और जाओ, गो। 5 मिनट तक ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद ये भी वैलिड खत्म हो जाएगा। एनीबॉडी कैन गो इफ दे डोंट वांट टू stay here, you are free to go and I will mark your presence. 5 मिनट बस, 12:20 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ तुमने 3 बोला और ठीक है, वेरी गुड। इंटीग्रेटिव फोर्स इज फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी, कॉन्टिन्यूअस, प्रोसेस एंड परवेसिव। इंटेंजिबल भी ठीक है, डायनेमिक ठीक है, वेरी गुड। बहुत ज्यादा जवाब दिया आपने 7-8 फीचर्स बता दिए, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। Which universal? We can say which is present everywhere. Universal in nature. Universal in nature. Yes, we can say this. It is universal in nature. जो हर जगह है, हर aspect में we can find it in your personal life, in professional life, in everywhere. That is known as universal, pervasive, everywhere. कोई बात नहीं, तुम अपने तरीके से उसको याद कर सकते हो। इसका मतलब है everywhere, ठीक है ना, everywhere, present everywhere. Both science and arts. Now importance of management, ठीक है। Importance of management बस हो गया। Importance of management अब हम लोग को पढ़ना है। क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, मतलब व्हाट इज द पर्पस, इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों जरूरी होता है मैनेजमेंट करना अपने लाइफ में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जहां भी आप जो भी कर रहे हैं उस काम को करने के लिए क्यों जरूरी होता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके बिना भी काम हो सकता है, इसके बिना भी काम। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। पहला इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का कि अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम क्यों मैनेजमेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। आज हो गया, अब बंद कर दूं ऐसे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था गोल ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि आप जब भी कुछ करते हो, कोई भी चीज को सही करने की कोशिश करते हो, मैनेज करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना, दैट बिकम्स, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, तभी आप ये सब करते हो, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी करने के लिए सिंपली यू वांट टू पास योर टाइम, देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सिंपली यू वांट टू वेस्ट योर रिसोर्सेज, देयर इज नो नीड टू डू एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपके पास बहुत है, आप वेस्ट करना चाहते हो, कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट तब आता है जब आपको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, ठीक है। आएगी आवाज, ठीक है ना, मुझे आ गई तुम्हारी आवाज और मैं तुमसे ज्यादा लाउड बोल रही हूँ तो आवाज जरूर जाएगी। डिपेंड्स कि आप कितने अटेंटिव हैं। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन ऑर्डर टू अचीव योर फाइनल गोल, टारगेट, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, राइट। पहला इंपॉर्टेंस है, और हर एक
ऑर्गेनाइजेशन में दो गोल्स होते हैं। क्या क्या गोल्स होते हैं? एवरीवेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। क्या क्या होते हैं वो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हम देखें तो क्या क्या गोल्स हो सकता है? एक होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एक होगा इंडिविजुअल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े या मार्केट शेयर बढ़े या जिस भी टर्म में उन्होंने अपने गोल को या मिशन को डिफाइन कर रखा है, एक वो, लेकिन वो अचीव जैसे जैसे करेगा। उसमें इंडिविजुअल गोल कब कैसे सेटिस्फाई होगा? तो as organization achieves its own goal, the individual working for the organization they contribute in the achieving of the same goal, तो उनका भी ग्रोथ होता है। तो दोनों ही गोल को इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट, राइट। हमने इंटीग्रेटिव फोर्सेस में ये बताया भी था कि इट इंटीग्रेट्स फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू अचीव goal, right? And when groups या when organization achieves its goal या purpose जो भी है वो fulfill हो जाता है, the rest of the person who is contributing in order to achieve that goal, they will also get benefit in the form of promotion, in form of incentives, right? In form of salary growth, hike, है ना? तो ये सब individual and organizational goal है। Okay, optimum utilization of रिसोर्सेस। आपको मालूम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? परफेक्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं। एक्सप्लॉइटेशन हम उसको नहीं कर सकते किसी भी चीज का। एक्सप्लॉइटेशन अगेन क्या होगा? नेक्स्ट डे के लिए वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो हमको उसका जो एनर्जी है वो सेव करके रखना है अगले दिन भी काम करने के लिए। तो जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सकता है मशीन का, मटेरियल का, रिसोर्सेस का, किसी भी चीज का, वो आपको मैनेजमेंट के थ्रू पता चलता है। कैसे? विथ करेक्ट स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग अगर आप एग्जैक्टली करते हैं, सही से करते हैं, तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेस का पूरा पूरा फायदा मिल पाएगा। अगर आप फिर बातचीत करें, अगर आप फिनेंस में हैं तो आपको कहाँ पे बजट लगाना है, कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन से इन्वेंट्री में कितना आपको फंड डालना है। सपोज करो एक एबीसी एनालिसिस आप लोग बाद में पढ़ेंगे। एबीसी एनालिसिस होता है इंपॉर्टेंस के बेसिस पर इन्वेंट्री को मैनेज करना, यानी स्टॉक को रखना। तो ए मतलब जो बहुत ज्यादा कॉमन है, नहीं, जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत चीप भी है, ठीक है ना। तो इसको हम ज्यादा भी स्टॉक करके रख सकते हैं और वो बहुत यूज भी होता है। सर्टेन चीज जो हम घर में ज्यादा यूज करते हैं, राइट, आलू, ठीक है ना, चावल 10 किलो तक स्टोर कर सकते हैं। छोटा 3-4 लोगों का जो फैमिली है, महीने में 10 किलो तो चल ही जाता है, राइट। चावल, प्याज, ये सब क्या होता है, थोड़ा हम ज्यादा स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना हम स्टॉक करते हैं उतना ही जल्दी ये निकलता भी है, राइट। तो हम इसमें, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, राइट। लेकिन कोई ऐसा चीज जो कम खपत होता है और अवेलेबिलिटी मार्केट में भी उसकी कम है, उसको हम थोड़ा बहुत स्टॉक करके रखते हैं, राइट। और वैसा चीज जो बिल्कुल कभी कभी यूज होता है और काफी महंगा है, तो क्या करेंगे? केसर कितना घर में रहता है, कितना घर में नहीं रहता है, कितने घर में जरूरत पर हम खरीदते हैं। क्यों इतना इन्वेस्ट करना? जरूरत भी कभी कभी होता है, हो सकता है घर में रखे रखे एक्सपायर हो जाए, राइट, हो सकता है ना, नहीं यूज हो। तो फिर दैट बिकम्स एबीसी एनालिसिस, यानी इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के बेसिस पर हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। अगेन मैनेजमेंट आया, ठीक है ना। हमने कैपिटल को कहीं लॉक करने से अच्छा कहीं और लगाओ इसको, राइट, जहां से फायदा हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फिनेंस या अकाउंटिंग का जो अपना डिपार्टमेंट होता है, वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का कोशिश करता है। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन दैट। reduces cost भी एक इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। हाउ इट कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग कॉस्ट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, अगर हम 1-2 यूनिट कुछ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, अगर 2 ही यूनिट कुछ प्रोड्यूस करना है, 10 ही यूनिट कुछ प्रोड्यूस करना है, तो सेम मशीन लेकिन चाहिए आपको। एक ही मशीन पे 10 यूनिट भी प्रोड्यूस हो सकता है, 100 यूनिट भी प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। आपको ठीक है, मैन पावर 100 के लिए 2-4 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 10 यूनिट के लिए भी आपको 2-3 मैन पावर तो चाहिए होगा, ठीक है ना, जो अलग अलग काम में अलग अलग वर्क स्टेशन को हैंडल करेगा, राइट। तो आपका उसी कॉस्ट में 10 यूनिट बन रहा है। और अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, बेंचमार्क बना लेते हैं कि हर बार हमको, क्या बताऊं मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, हर बार हमको कोई एक ही तरह का पेन बनाना है, राइट। हर बार हमको किसी एक ही तरह का पेन बनाना है, ठीक है ना। ब्लू कलर का हमको 100 यूनिट पेन बनाना है,
तो लगभग उतने ही खर्चे में आपका 100 यूनिट पेन बन जाएगा। थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज बढ़ाना होगा, थोड़ा सा मटेरियल बढ़ाना होगा, टाइम टेकिंग सब कुछ वही। तो ऑटोमेटाइजेशन जो होता है, यानी कि ऑटोमेटाइजेशन का मतलब ऑटोमेटिक यानी मशीनीकरण, ठीक है ना, मैकेनाइजेशन ऑफ समथिंग, जब जहाँ पे मशीनों के मदद से ऑटोमेटिक आप एक जगह सेव कर देते हो जो भी फॉर्मूला है उसका, और उस हिसाब से बाकी की चीज छप के आ जाते हैं, राइट, प्रिंट हो करके आ जाता है या तैयार हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है। तो आप क्या करते हो कि 100 यूनिट उतने में ही प्रोड्यूस कर लेते हो जितने में आप पहले 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करते थे, और आपको पैसा उतना ही 100 नहीं 90, ठीक है ना, यहाँ 100 खर्चा करो वहां 90, लेकिन कितने यूनिट का चेंजेज हो जाता है। एक एग्जांपल और मैं दे रही हूँ इसे समझने के लिए, रिड्यूसेस कॉस्ट। ये कैसे हेल्प करेगा मैनेजमेंट? देखिए, अगर घर में हम एक जैसे प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है ना, या एक जैसा कुछ भी बनाएंगे, सपोज करो कि हमारे घर में सब लोग रोटी खाने वाले हैं, सूखी रोटी सबको पसंद है, किसी को पूरी नहीं चाहिए, किसी को पराठा नहीं चाहिए, किसी को कुछ स्टफिंग नहीं चाहिए, राइट। तो इट विल टेक लेस टाइम, है ना, लेस एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी, राइट। लेकिन सबका अलग अलग प्रेफरेंसेस है, कोई बोल रहा है हम रोटी खाएंगे, कोई बोल रहा है हम पूरी खाएंगे, कोई बोल रहा है हम पराठा खाएंगे। एक तो सबके लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक तरफ गैस चलाओ, कढ़ाई चलाओ, एक तरफ तवा चलाओ, दोनों को गर्म करने का टाइम चाहिए, और तब आपको समय भी ज्यादा देना पड़ेगा वो काम करने के लिए। उतने ही 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं हम 10 मिनट में, और उतने ही 10 लोगों को सर्व करने के लिए अलग 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 डिमांड से, तो हमारा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज दोनों ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग डिमांड से। तो स्पेशलाइजेशन का या स्टैंडर्डाइजेशन का ये एक बेनिफिट होता है कि वो आपको कॉस्ट और टाइम सेव करने में मदद करता है, राइट। ओके, तो मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। और ये रिड्यूसिंग कॉस्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज टुडे इज कॉम्पिटिटिव, नेक थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में। अगर हम कॉस्ट रिड्यूस नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आदमी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट उसी प्राइस पर अवेलेबल करा देगा, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगा, देन यू कैन नॉट सक्सीड और सर्वाइव इन द मार्केट। तो क्वालिटी को भी इंटैक्ट रखना है, यानी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखना है, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के आसपास या उससे नीचे, ठीक है ना, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, साउंड मतलब आवाज, यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज नहीं। अब साउंड का मतलब क्या बोले? साउंड स्टेबल साउंड मतलब स्टेबल या फिर बेटर, ठीक है ना, जैसा है उससे बेटर, राइट। साउंड the arrangement is very sound without any upper down, ठीक है ना, यानी बिना किसी upper down के भागों मागों के हर चीज हो गया arrangement for sound। अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, कोई इस तरीके से सेवा की साधना अच्छी होगी। Now management helps you in sound organization, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सुव्यवस्थित करने में, ठीक है, ज्यादा बेहतर बनाने में आपको हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एलोकेटेड टास्क, रिस्पांसिबिलिटी, authority, power to every person at every decision, highlighting more about their role, their duties, their responsibilities. Obviously, that becomes more better, that create more conducive environment. और नेशनल के अंदर ज्यादा बेहतर environment create होगा अगर आपको पता ही नहीं हो क्या जाके करना क्या है। You will wait for the order first, right? आपको मालूम ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, तो you wait तो थोड़ा टाइम तो आपका वेट किया, बाद में वो तुम अभी तक यही बैठो, तुमको ये काम किया था, राइट। तो क्या हुआ इसमें? कंफ्यूजन, chaos, ये सब क्रिएट होता है। मैनेजमेंट में सॉर्ट ऑफ ऑल दिस, ठीक है ना, सबको उसका टास्क पता, हर डिपार्टमेंट को उसकी रिस्पांसिबिलिटी पता है, तो फिर क्या होगा? साउंड यानी कि बेहतर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, अच्छी बहुत, और आप थोड़ा आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते डिवाइड करके और उसको सिंपलीफाई करके तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, चेंज एंड ग्रोथ।
तो मैनेजमेंट आपको चेंज एंड ग्रोथ का मतलब होता है। अच्छा, ये बात तो सब लोग अग्री करेंगे अब कम से कम 1 साल के अनुभव के बाद, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हर चीज एक निश्चित है, नथिंग इज कांस्टेंट। ना तो बाहरी जो दुनिया है, एनवायरनमेंट है, वो कांस्टेंट है, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मदद कांस्टेंट है। कितनी कांस्टेंट बेहतर होगा या खराब होगा, लेकिन बदलते रहेगा, एक जैसा तो नहीं है, राइट। बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तो भी चेंज होगा, एवरी डे समथिंग और अदर चेंज हैपेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन चेंज की हम बात करते तो क्या क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, राइट। अभी पहले था सेल्स टैक्स, ठीक है ना, जीएसटी भरना, राइट। तो जीएसटी क्या भरने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो गया, फीचर्स चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स प्रोविजन चेंज कर दिया, राइट। उसी तरह और क्या चेंजेस हो सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। किसी भी बैंक का जो गवर्नमेंट बैंक है हो सकता है के बाद प्राइवेट बैंक हो जाए, जो भी अभी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता हो सकता है वो कंपनी क्या ज्वाइंट के अंदर आ जाए, राइट। सिमिलरली और क्या चेंज हो सकता है, तभी तो पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंजेस आ सकते हैं, राइट। सोसाइटी चेंजेस, पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था, आप भी आ सकते हैं, राइट। सिनेमा हॉल में नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं या फिर नहीं जाना पसंद करते हैं, क्या रिप्लेस कर दिया है सिनेमा हॉल को, और भी बहुत कुछ रिप्लेस हो गया। हमारा पोस्टल सर्विसेज मोस्टली बॉन्ड, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के, अदरवाइज नॉर्मली लोग मोबाइल, ठीक है, स्पीड पोस्ट, कूरियर या फिर और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिस पर आप भेज, सोशल सोसाइटी में डिमांड बदल जाता है। इकोनॉमिकल चेंज कुछ दिन पहले 2008-2009 में ये बात अभी वापस, ठीक है ना, कोविड के कारण जो हम इन्फ्लेशन सुनते हैं ना, इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो गया, यानी मनी वैल्यू कम हो गया है, राइट। तो ये इकोनॉमिकल चेंजेस, आप इकोनॉमिकल चेंजेस में सस्टेन करने का चैलेंज हो गया है, राइट। सर्वाइव करने का चैलेंज हो गया है, तो इकोनॉमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, और कुछ भी निश्चित नहीं कि कब क्या चेंजेस होंगे। और तीसरा जो ग्लोबल प्रॉब्लम है कि कोई भी वायरस आ करके 2 साल तक काम कर, 1 साल तक काम कर, तो पढ़ाई लिखाई को ठप कर सकता है। तो ये चेंजेस तो आपने समझ लिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है, राइट। इसी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज होता है। कैसे, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय आ रहे हैं, छोड़ते चले गए, ठीक है, तो चेंजेस आया, नए लोग फोर्स को लेकर आएंगे तो ऐसे ही काम नहीं शुरू करवाएंगे, उनको 2 साल लेते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर जाकर के वो काम करते हैं, फिर वो छोड़ता है। तो क्या होगा, लगातार आपको एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड टर्नओवर से जुड़ना पड़ेगा, कॉस्ट है वो आपको इनकम करना पड़ेगा, स्टाफिंग कॉस्ट है वो बिना मतलब का आपका नेशनल कॉस्ट है, लेकिन इंटरनल चेंजेस होते तो है। कितना भी आपका रिटेंशन पॉलिसी मतलब रिटेन करने का मतलब, रिटेन करने का मतलब बनाए रखना। कोई भी स्टूडेंट बोलो रिटेन, क्यों, वेरी सिंपल वर्ड, बनाए रखना नहीं, रिटेन करना, यानी कि रिटेंशन, रिटेंशन रिटेंशन पॉलिसी होता है बहुत सारे कंपनी में, यानी कि आपको अपने पास रोक कर रखना। रिटेन करना मतलब ग्रहण करना, उसको लंबे समय तक टिका के रखना। व्हाटएवर आई एम गिविंग यू, if you capable you can retain all these things within your mind, otherwise you can let it go, right। वापस से पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम में, अभी नहीं सुनना, राइट। रिटेन मतलब ग्रहण करना। तो आपके पास जो एम्प्लॉयज आए हैं, आप उनको कितना अच्छे से अपने पास रोक के रख सकते हैं, इस रिटेंशन पॉलिसी का एक हिस्सा होता है सब्सिडाइज रेट पे लोन देना, जब तक ये लोन चुकाया नहीं जाएगा, राइट, या फिर तो ये रिटेंशन स्कीम है। उसी तरह पीएस भी होता है, जैसे अपने एम्प्लॉय को अपने कंपनी का शेयर इशू करना, जो आप 4 साल के बाद 5 साल के बाद क्रिएट कर सकते हैं, और जितना वैल्यू बढ़ा आपकी कंपनी का उतना वैल्यू आपके शेयर का बढ़ जाए, लेकिन छोड़ के जाओगे तो वो वेस्ट हो जाता है। रिटेंशन स्कीम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग रह सकते हैं, इसीलिए हम ये सब करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी, ठीक है ना, वो भी एम्प्लॉय के लिए रखते हैं, इतना कम ग्रीवेंसेस, इतना कम कंप्लेंट, इतना ज्यादा एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन, उतना ज्यादा रिटेंशन, तो एक्सचेंज रेट भी होता है ना। उधर से भी लोग छोड़ देते हैं, जो किसी का टीम जॉब होता है, लोग वहां से भी कभी कभी छोड़ देते हैं, होता है या नहीं होता?
अभी क्या है, ठीक है, कभी कभी अच्छा पेज है, ठीक है ना, सत्य बहुत ज्यादा टॉप पे था जब उसने जिस समय उसके जो राजू समथिंग करके है उसके समय के जाते जब उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के दिस इज नोइंग क्या था और फ्रॉड, ठीक है ना, एंड देन इससे पहले बहुत सारा अवार्ड मिला, बहुत सारा हमको एप्रिसिएशन मिला, बहुत सारा सब तुम मालूम था पहले कंपनी अब नहीं आपको, तो उसका जो एक पूरा इमेज बना हुआ था, क्या हुआ, आपके फ्रॉड बुक ऑफ अकाउंट नहीं आया, आपने कैंसल अकाउंट शो किया है हर बार, उसमें फ्रॉड होने के कारण एक टाइम आया कि उसको खुद से ये कंसल्ट करना पड़ा कि मैंने बहुत सारी तो हम लोग एक्चुअली इंसॉल्वेंसी में कर रहे थे, ठीक है ना, वी आर एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया तो वापस दे दिया गया, लेकिन इट्स हैपेंस, राइट, लाइक कभी कभी आप एकदम टॉप पे होते हो और टॉप से हम एकदम स्टैक होता है तो फिर और ये सारे चेंजेस चलते रहता है। मैम आवाज नहीं आ रहा है। फोकस करना सिखाती है कि भूकंप आए तो झटका कम लगे आपको, राइट, ये चेंजेस तो होना तय है, ये किसी के अंदर में नहीं है कि कभी क्या चेंज आ जाएगा, बिकॉज द बिजनेस इज ऑलवेज ऑपरेटिंग अंडर सर्टेन अनसर्टेनिटीज, ठीक है ना, कुछ भी निश्चित नहीं है, इवन चेंज भी निश्चित नहीं है, आपको खुद को नहीं मालूम कि कल और क्या चेंज आ जाएगा, अभी तो सिर्फ एक ही वायरस से लड़ रहे, कल को पता नहीं और कोई दूसरा भी आ जाए, राइट, है ना, कुछ भी, ठीक है, शुभ शुभ बोलो अभी मत बोलो, राइट, तो ये हो सकता है, राइट। अब ऐसे कंडीशन में मैनेजमेंट आपको फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, एक उसका फीचर्स था, इट इज फ्लेक्सिबल, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बिजनेस प्लान, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप चेंज को एडजस्ट कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो, चेंज कोप अप करना मतलब फेस करना, ठीक है ना, आप उसमें सरवाइव कर लोगे, उसको झेल लोगे और सरवाइव कर लोगे, एंड देन ग्रो आल्सो, ठीक है ना, नॉट जस्ट यू सरवाइव द चेंज बट यू विल मैनेज टू ग्रो विद इन दैट अनसर्टेन एनवायरनमेंट, क्योंकि इसी अनसर्टेन एनवायरनमेंट में टाटा भी है, अनिल अंबानी भी है, मुकेश अंबानी भी है, महेंद्र बजाज भी है, एवरीथिंग विद इन दिस अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, और सबका अपना अलग अलग स्टैटिक से ग्रोथ था, है ना, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत कम, राइट, तो क्या है ये मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट है, किस तरीके से वो आगे चल रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन this, that's why management is an important factor in managing and coping of change and growth दिलाने में, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम ग्रोथ दिला सकते हैं उसमें हेल्प करता है, प्रोवाइड इनोवेशन, ठीक है, एक पॉइंट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था वो जो इनोवेशन से रिलेटेड था, जल्दी बोलिए, फीचर्स से था, इंटीग्रेटिव फोर्सेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्रिएटिव, ठीक है ना, क्रिएटिव या इनोवेटिव, राइट, इट ऑलवेज कम्स विद इनोवेशन, मैनेजमेंट में इनोवेशन होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि या तो प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करेंगे या प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे या कुछ चेंज नहीं करेंगे तो पैकेजिंग चेंज कर देंगे, ठीक है ना, कम से कम न्यू पैकेट की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का, होता है, कुछ स्ट्रेटेजिक टूल्स यूज करेंगे, मार्केटिंग का कूपन्स देंगे, वाउचर्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, एक पर एक फ्री देंगे, ठीक है ना, कुछ दिन तक ऐसे ही चलाओ, ठीक है ना, ऐसे ही चलाओ, थोड़ा सा हमको सरवाइव करना, अभी बाद में हम और इसको एज देंगे, कुछ दूसरा बेनिफिट्स देंगे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेके आएंगे, इधर सर्विस में, प्रोडक्ट में, या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यस यू, क्या नाम है क्या, अदिति इधर को, जब से देखती हूँ यू आर बेस्ट, आई डोंट नो, यू कैन गो, आप बाहर जा सकते, अभी कोई भी बात करना मैंने अलाउ नहीं किया था, किया था, या बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई से बात कर सकते हैं, मैंने बोला कि तो क्या जरूरत है, ये प्रोजेक्ट के बाद नहीं हो सकता था, मैं शुरू से देख रही हूँ रेस्टलेस, ठीक है ना, पीछे हमेशा काम है, पीछे ही बैठ जाती हूँ, पीछे है काम, मैंने आपको जाने
I request you to go out. Aditi, please. Okay. Now, innovation का मतलब समझ में आया कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, न्यू आइडियाज होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, एंड जितना आप क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा, राइट? नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट्स। नाउ एक टॉपिक है CSR। CSR के बारे में किसी ने सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पहले एक वॉलेंट्री एक्टिविटी होता था, राइट? यानी ऑर्गेनाइजेशन को ये एक छूट दे दी गई थी कि आप प्लीज अगेन सेटल डाउन, एक फ्रीडम था कि आप CSR करिए, ठीक है? यानी कि आप इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते, इसी सोसाइटी के लोग मिलकर के आपका काम करते हैं, इस सोसाइटी का आप जन यूज करते हो, हवा यूज करते हो, इसी का मिनरल्स लेते हो, रिसोर्सेज लेते हो, सोसाइटी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करें। जैसे कि अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो करने का जिस सोसाइटी से आप सब कुछ दे रहे हो उसको देने का भी आपका होना चाहिए। लेकिन पहले ये वॉलेंट्री छोड़ दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्पस से कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं। बट देखा गया कि बहुत सारे लोग निकलो ना, जब हम वॉलेंटरी आपको बोल देते कि हम आपको कोई पेनाल्टी नहीं करेंगे, पेनलाइज नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से अच्छे से पढ़, ठीक है ना, बाबू बच्चा लेकिन तब तक डिसिप्लिन नहीं आता। तो कुछ लोगों ने क्या नहीं कंपल्सरी बना दिया गया अंदर कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या कर सकते हैं ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है? हमारे लिविंग स्टाइल को अपग्रेड करती है, ठीक है ना, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करती है। कैसे? अभी आप घर बैठे कर रहे हैं ना पढ़ाई, जिनको पढ़ाई करना है वो, ठीक है ना, जिनको टाइम पास करना उनकी बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन जिनको पढ़ाई करना है वो घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। हाउ कम? आया टाटा, आया जियो, आया और भी बहुत सारे गूगल आया, गूगल क्लासेस, राइट, है ना? ये सब आपको हेल्प करती है, ठीक है ना, कि आप इवन अगर अभी मुश्किल दौर है, आप नहीं फिजिकली जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप घर बैठ करके भी आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। इट्स ए सोशल कंट्रीब्यूशन, राइट? ठीक है, ये अब पूरा का पूरा सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आप तो पैसा भी कमा रहे हो, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये भी सोसाइटी के लिए एक उपकारी है, क्योंकि जितनी कंपनीज खुलेगी, जितनी इंडस्ट्रीज आएगी, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमारे यहाँ क्यों ड्रेन हो जाता है? क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो ये सब भी सोशल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब गवर्नमेंट का CSR का जो पॉलिसी है उसके अंदर ये बोला गया है कि हर कंपनी की एक मॉरल या सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लोगों को के लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे और उनको बेहतर जिंदगी देने में मदद करे। और सोसाइटी से जितना कुछ आप ले रहे हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, राइट, वहां के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मैनेजमेंट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशली आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है, क्योंकि आप समहाउ जब कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं, तो वहां के लोगों के लिए आप ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बनते हैं, राइट? इसके अलावा आप देखते होंगे PNG का कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो 1 रुपया जाता है गर्ल्स एजुकेशन पे, आता है ना एडवर्टीजमेंट ऐसा ऐसा, ईच योर परचेज कंट्रीब्यूट्स टू गर्ल्स एजुकेशन, वी डोनेट 1 रुपीज फ्रॉम ईच प्रोडक्ट, राइट? तो ये भी एक CSR हुआ, ठीक है ना, ये भी सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, हम इसलिए डोनेट करते हैं। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाओगे, होटल में जाओगे, तो वहाँ एक डोनेशन बॉक्स रखा रहता है जिसपे कुछ कंपलसरी नहीं, इफ यू विश आप 5 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने कमाई का 5% या 2% या 1% डेली की कमाई का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। कहीं कहीं आप जाते होंगे, अगर आपने कभी किसी बड़े शहर में कभी घूमने गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा बिजी एरिया में कहीं कहीं गोलंबर पे एक पार्क बना होता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो भी और लिखा होता है कि किस कंपनी द्वारा, ठीक है ना, दिए है ये जगह, वो जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी है या टाउन है, वो भी कोई ना कोई क्या करता है, कोई कंपनी अपने पार्ट से वो करवाता है। क्यों? ताकि
यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा मेंटेन हो, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे भी गोलंबर रहेगा तो हम थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। ये सब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, राइट। तो सोशल बेनिफिट्स के लिए भी मैनेजमेंट काम करता है और इसमें ये हेल्प करता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम आएंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। कितने लेवल से मैनेजमेंट के, जल्दी बताइए आप लोग, कौन कौन? ठीक है। अब इन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अपने अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नॉर्मली जो प्लानिंग है, किसी ने मुझे पूछा था इस क्लास में नहीं, किसी दूसरे क्लास में, कि प्लानिंग किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। सब लोग बोलो। टॉप लेवल। ठीक है, गलत है आंसर। अब ये भी गलत है। लोअर लेवल। हाँ, देखो अब मैं बताती हूँ। नॉर्मल प्लानिंग हम बोलते हैं कि टॉप लेवल का, ठीक है ना, लेकिन प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल का नहीं हो सकता। प्लानिंग टॉप लेवल के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। कुछ बोल रही हो? एवरी लेवल, राइट। अब एवरी लेवल कैसे? टू सर्टेन एक्सटेंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, क्योंकि जहां भी काम करना है वहां तो प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इंडिविजुअल लेवल पे जब प्लानिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल कैसे प्लानिंग से बचे रहेगा? नहीं रह सकता ना, बचा नहीं रह सकता वो, तो उसको भी प्लानिंग करना है ना, हाउ। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं, 5 साल बाद हमको ये अचीव करना है, राइट। हमारा ये गोल है, सर बोलते हैं ना अपने डायरेक्टर सर कि 1 लाख बच्चों को, शायद 1 लाख ही बोलते हैं, 1 लाख बच्चों को जॉब दिलाना मेरा प्लानिंग है, मेरा गोल है, ये उनका गोल, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो कर्मचारी उनका कोई गोल नहीं है। उस गोल में कंट्रीब्यूट करने के लिए अभी से जो ये इतना ज्यादा हेक्टिक ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश पे इतना फोकस दिया जाता है, ग्रामर पढ़ाना, सब नर्सरी एलकेजी यूकेजी सारा कसर यहाँ पे पूरा किया जाता है। क्या है? पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लानिंग, और हर टीचर अपने अपने पार्ट से इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है कि हम बेहतर तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी प्लानिंग होती होगी, राइट। अब तो मैंने कहा प्लानिंग हर लेवल पे है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, ठीक है, ये टॉप लेवल का जरूर काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लान होते हैं वो टॉप लेवल बनाते हैं। मिडिल लेवल क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं, और जो लोअर लेवल है उसको ऑपरेट कैसे होगा वो प्लान बनाता है। अब करने का समय है, ठीक है ना, तो उसको करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो ठीक है कि जितने भी सीरियस प्लानिंग होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस ग्रोथ को लेकर के, नया यूनिट खोलने को लेकर के, हमारा फॉरेन में कोई किसी दूसरे जगह हम अपना एक यूनिट खोलना चाहते हैं, या हम ज्वाइंट वेंचर में जाना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ मारुति सुजुकी है, मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापानीज कंपनी है, तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेटिव है हमारे यहाँ, और दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो ये जितने स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो टॉप लेवल का काम है, राइट। ठीक है, मिडिल लेवल का काम क्या होगा? इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हम टॉप लेवल को और लोअर लेवल को जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वॉट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द टॉप लेवल, दे हैव टू ट्रांसफर द सेम थिंग, सेम इंफॉर्मेशन टू द लोअर लेवल, सो दैट दे बिकम अवेयर अबाउट द डिसीजंस, और फिर वो अपनी प्लानिंग करेंगे फ्लोर लेवल पे, करने के लेवल पे, राइट। ठीक है, ओके। तो हम इस तीनों लेवल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। 5 मिनट और टॉप लेवल खत्म करके आज का क्लोज कर देंगे। टॉप मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, स्टेटमेंट ऑफ मिशन, विजन, एवरीथिंग, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, ये सब तय करता है टॉप लेवल, राइट। नेक्स्ट है, जो भी आपको काम करना है उसके लिए कहाँ से रिसोर्सेज आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये सारा असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, यानी सारे रिसोर्सेज को जुटाना भी टॉप लेवल का है। लाइक इन योर फैमिली, योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द रिसोर्सेज, और उसके बाद आपके पढ़ाई का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपके भाई बहन के पढ़ाई का खर्चा, या फिर जो भी वो कर रहे हैं उसमें जो भी देना पड़ेगा वो सब वो वही प्रोवाइड कराते हैं ना। तो ये रिसोर्सेज को मैनेज करने की जिम्मेदारी
फैमिली में टॉप लेवल की है, वो टॉप लेवल कौन है? हमारे पेरेंट्स, राइट है ना। अभी जब तक हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, वी डिपेंडेंट ऑन देम, तब तक वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, राइट। हमको बस अपना काम करना होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है, तुम लोगों की भी प्लानिंग होती है, राइट। तो इसी तरह उसका नेक्स्ट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द ऑपरेशंस, यानी कि जो भी काम हमने आदेश दिया है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर इफेक्टिव कंट्रोल रखने का काम भी टॉप लेवल। यू कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टाइम टू टाइम फीडबैक लेकर के, ठीक है ना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेकर के, ताकि उसको पता चले कि उन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है रूम में बैठ करके वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, करेक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द एंटरप्राइजेस। लीडरशिप का क्या मतलब होता है? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन एक रिफ्लेक्शन होता है अपने टॉप मैनेजमेंट के लीडरशिप का, ठीक है ना। अब जैसे गूगल का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आप अंदर चले जाइए गूगल के हैदराबाद वाले ऑफिस में, या अमेरिका का हेड ऑफिस छोड़ दो, हैदराबाद जो इंडिया का हेड ऑफिस है वहीं चले जाओ, तो यू इट सीम्स टू बी लाइक 5 स्टार होटल, ठीक है ना। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है ना, तुम किस एरिया में जाके काम कर रहे हो, तुम घर से सोए सोए काम कर रहे हो, ठीक है ना। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दे गिव यू दिस मच फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज दे नो दैट जो गूगल को ज्वाइन कर रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते होंगे। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है? जहां पे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, उनको खुद पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोजेक्ट का, अगर वो टाइम पे नहीं खत्म हुआ तो क्या क्या हो सकता है, राइट, समझ में आया। तो वैसे लोगों के लिए है वो। अब वहां पे अगर आप धीरे होंगे और आपका प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं खत्म होगा तो आपका नौकरी जा सकता है, क्योंकि वो सरकारी कंपनी तो है नहीं कि आप नहीं भी काम करेंगे तो भी आपको झेल लेगा एक बार ले दिया है, करेक्ट। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। और ये जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप ये रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज में, रूल बुक में, कि क्या लीडर्स बिलीव करते हैं, क्या वो ऑटोक्रेटिक कंट्रोल पे बिलीव करती है, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करने पे बिलीव करती है, या फिर फ्रीडम देने में बिलीव करती है कि भाई तुमको जैसे करना करो, बस हमको काम करके दे दो इस समय तक, राइट, फ्री हैंड दे देती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स, एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली है, पता चल जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होते हैं, पहला एक नाम आएगा उसमें तो टाटा का ही नाम आएगा, जिसने अपने कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक शहर बसा दिया, ठीक है ना, आपको सबको पता है, राइट। अपने ही एम्प्लॉयज के लिए टाटा टिस्को ने क्या किया, अपना जमशेदपुर एक सिटी बना दिया, जिसमें मैक्सिमम लोग कहाँ काम करते हैं, तो टाटा ग्रुप में काम करते हैं। उनके कर्मचारी के बच्चों के लिए स्कूल है, ठीक है ना, फिक्स उनका स्कूल है, उनके लिए ट्रैवल करने के लिए बसेज हैं। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉय का, बिकॉज दे बिलीव इन लीडरशिप। उनका जो लीडरशिप फिलॉसफी है वो ये है कि इफ आवर एम्प्लॉयज आर हैप्पी आवर कस्टमर्स विल टर्न हैप्पी, राइट। अगर हमारे एम्प्लॉय अनहैप्पी रहेंगे तो हमारे कस्टमर को हम कितना भी दे दे डिस्काउंट्स या कूपन्स या फ्री गिफ्ट्स, लेकिन वो इतने ज्यादा, क्योंकि काम कौन करेगा, हैप्पी कौन करेगा, एम्प्लॉय। तो जिस कप में कुछ रहेगा वही तो दूसरे कप में कुछ डाल पाएगा ना, खाली कप से क्या डालोगे दूसरे कप में, right? So if we are content, we can deliver content to the next one, right? If we are dissatisfied, the same will be gone to the next one, right? ठीक है, तो ये टॉप लेवल का काम हुआ, लीडरशिप इफेक्टिव देना, कंट्रोल एक्सरसाइज करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना और प्रोवाइड कराना अपने लोगों के लिए, ताकि अब आप काम करिए। एंड देन फर्स्ट वन इज, सबसे पहला काम कि हमारा मिशन विजन ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कंपनी का, राइट। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, थैंक यू।